अस्सलाम वालेकुम यमुना, आपको आवाज़ आ रही है? जी यमुना, आपको आवाज़ आ रही है? यमुना, अपना माइक अनम्यूट कर दें। जी आ रही है आवाज़। ठीक है, बेहतर है आवाज़? जी आ रही है। ओके। आप लोगों के बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? सबको मैसेज कर दें आपके एज सून एज ज्वाइन कर लें, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं करती हूँ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे स्टूडेंट्स आगे जाएंगे वो हमें ज्वाइन करते जाएंगे। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो किया था वो था चैलेंजेस टू द वेस्टफेलियन डिप्लोमेसी। अच्छा, उसके बाद जो कोर्स आउटलाइन में आपका एक टॉपिक है चैलेंजेस के बाद, वो कंस्ट्रेंट ऑफ डिप्लोमेसी है। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रुकावटें। तो हम चैलेंजेस चूंकि कर चुके हैं, तो ये रिपीटेशन हो गई है उस टॉपिक की, तो लिहाजा हम कंस्ट्रेंट नहीं करेंगे, क्योंकि कंस्ट्रेंट में भी वही सारी बातें आएंगी चैलेंजेस की ही। क्योंकि हम इसे रुकावटें कहते हैं, तो चैलेंजेस भी एक तरीके की रुकावटें या एक तरीके के हर्डल्स होते हैं, जिनको हमें सॉल्व करके आगे बढ़ना होता है। तो वो मीनिंग वाइज दोनों ही सेम है, सिर्फ वर्ड्स की रिपीटेशन है। आज जो हमारा टॉपिक है वो डिप्लोमेट्स फंक्शन, इम्यूनिटीज और प्रिविलेजेस है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगर मेरी किसी को आवाज़ समझ ना आए तो वो अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बता दे। और अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो वो अपने पास पेन डाउन कर ले, और मैं बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन दूंगी, उसमें आप मुझसे सवाल जवाब पूछ लीजिएगा। जिस वक्त मैं आप लोगों से कोई सवाल पूछूं, उस वक्त मैं जिसका नाम लूँ, सिर्फ वही स्टूडेंट अपना माइक अनम्यूट करके उसका जवाब दे दे मुझे। अच्छा जी, हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे, रिपीट कर देती हूँ मैं उसका नाम है डिप्लोमेट्स, उसके बाद कोलन, उसके फंक्शंस, इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस। There are certain immunities and privileges our diplomats have, और उनको ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ या ये स्पेशल प्रिविलेजेस क्यों दिए जाते हैं, हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे। अच्छा जी, फंक्शंस हम पहले पढ़ चुके हैं कि डिप्लोमेट्स के क्या फंक्शन होते हैं, और आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन उनका एक फंक्शन है, फ्रेंडली रिलेशन प्रमोट करना उनका एक फंक्शन है, रिपोर्टिंग करना अपने स्टेट को उनका एक फंक्शन है, नेगोशिएशन करना उनका एक फंक्शन है डिप्लोमेट्स का। लेकिन हम शुरू से
स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से अपना। बाबर आपने अभी ज्वाइन किया तो मैं आपको बता देती हूँ कि वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू टॉपिक। नेम इज डिप्लोमेट, प्रिविलेजेस, फंक्शंस एंड इम्यूनिटीज। देखें जी, मैंने आपको ये बात पहले बहुत बार बता दी है और बहुत बार हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि डिप्लोमेट आज से नहीं हुए, ये पुराने ज़माने से एंशियंट टाइम से मौजूद है। और एंशियंट टाइम से किस तरीके से मौजूद है? एंशियंट टाइम से इस तरीके से मौजूद है कि जो एंशियंट टाइम होता था वो हम उसमें जो डिप्लोमेट्स होते थे उनको हम दूत भी कहते थे, DOOT, दूत। ओके। और वो डिफरेंट किंग्स या सल्तनतों में जाते थे, राजा महाराजा को भेजे जाते थे, उनके जरिए, उन दूत्स के जरिए वो अपने मैसेजेस सेंड करते थे जहां भी उनको सेंड करना होता था। लेकिन उन दूत का कोई परमानेंट मुकाम, कोई परमानेंट पोजीशन ऑफ जॉब, कोई परमानेंट टाइम पीरियड या टाइम फ्रेम नहीं था। बार बार वो दूत सिर्फ मैसेज दे के वापस आ जाते थे, बाज दफ़ा दूत सिर्फ मैसेज दे के नहीं बल्कि उनको जवाब लेके भी वापस आना होता था। बाज दफ़ा तो दूत ऐसे होते थे कि उनको मार दिया जाता था, वहीं पे सर ही कलम कर दिए जाते थे। तो ये जब चलता 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 जब डिप्लोमेसी की एवोल्यूशन होना स्टार्ट हुई तो हम 17th सेंचुरी के सेकेंड हाफ के बाद हमने ये देखा, मिड ऑफ 17th सेंचुरी हमने इस चीज़ को नोटिफाई किया कि इंटरनेशनल लॉ में इस चीज़ की लीगैलिटी, मतलब कि एक लीगल पर्सपेक्टिव इमर्ज होना स्टार्ट हो गया। डिप्लोमेट्स जो थे उनको सर्टेन इम्यूनिटीज़ और सर्टेन प्रिविलेजेस मिलना स्टार्ट हुए क्योंकि उनकी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है। ये इम्यूनिटीज और प्रिविलेजेस क्यों दिए जाते हैं एक इंसान को, एक डिप्लोमेट को? आपको और मुझे तो ये इम्यूनिटीज या प्रिविलेजेस हासिल नहीं है, ये सिर्फ डिप्लोमेट्स को है। क्यों? कोई बता सकता है? लाइबा, क्या आप बता सकती हैं कि क्यों स्पेशल प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज दी गई हैं डिप्लोमेट्स को? लाइबा, उनकी सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनकी शायद इस वजह से। रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ये बिल्कुल ठीक। आगे एज अ रिप्रेजेंटेटिव मतलब उनकी जान को खतरा ज्यादा होता है, जिनके पास मतलब सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, बिल्कुल ठीक। इस वजह से। उनका एक्सीलेंट, उनकी जान को ज्यादा थ्रेट होता है क्योंकि उनका नेचर ऑफ जॉब ऐसा है। ठीक है, उनका नेचर ऑफ जॉब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उनको अपने स्टेट को जाके किसी और स्टेट में रिप्रेजेंट भी करना होता है और अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाना भी होता है, उसके साथ उसको रिपोर्टिंग भी करनी होती है कि वहाँ क्या हो रहा है और हमें क्या मूव्स लेने चाहिए। इसलिए जब नेचर ऑफ जॉब डिप्लोमेट्स का डिफाइन हुआ इन 17th सेंचुरी, तब उसको लीगल पर्सपेक्टिव दिया गया और उसके लिए जो पहली लीगल फॉर्मेशन हुई इंटरनेशनल लॉ के अंडर कि क्या उनके कुछ राइट्स होने चाहिए, कुछ स्पेशल प्रिजर्व राइट होने चाहिए जो उनकी जिंदगी को खतरे से बचा सके। और वो राइट्स क्या थे? कॉन्ग्रेस ऑफ वियना जो कि बनी 1815 में, 1815 में बनी, 1815, 1815, इट्स नॉट 50, इट्स 15। ओके, उस वक्त वो बनी और बहुत सारे ऐसे रूल्स बनाए गए जो कि कस्टमरीली बनाए गए, मतलब वो रूल्स कभी थे नहीं लेकिन उनको स्पेशली डिप्लोमेट्स के लिए डिजाइन किया गया। अच्छा जी, क्यों डिजाइन किया गया और उससे आगे क्या हुआ? उन रूल्स में बहुत सारे रूल्स को कोडिफाइड किया गया। डिप्लोमेट का जो जॉब है, उसका जो फंक्शन है, ताकि वो फंक्शन इजीली और ताकि वो फंक्शन अच्छे से अपना फुलफिल कर पाए, अपनी जॉब को पूरा कर पाए, इस वजह से उसको सर्टेन राइट, सर्टेन अथॉरिटीज दे दी गई। ओके। अच्छा जी, आफ्टर 1815 जब यूनाइटेड नेशन बना 1945 में, तब इस पे थोड़ा सा और फोकस किया गया और इस चीज को डिप्लोमेटिक एजेंट्स के जो इम्यूनिटीज और प्रिविलेजेस थे
इनको किसको दे दिया गया, इंटरनेशनल लॉ कमीशन के अंडर कर दिया गया और उनको कहा कि अब आप इसके ऊपर जो भी कार्रवाई या काम करना चाहते हैं या कुछ ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए इस कांग्रेस ऑफ वियना को तो 100 साल गुजर चुके थे, उससे तो ऊपर ही गुजर चुके थे, तो लाजमी बात है क्योंकि पहला पॉलिटिकल सिस्टम एक एम्पायर का था, पहला पॉलिटिकल सिस्टम एक अलग पॉलिटिकल सिस्टम था और मॉडर्न पॉलिटिकल एरा एक डिफरेंट पॉलिटिकल एरा है। तो उसमें दोनों पॉलिटिकल जो मॉडल्स है या दोनों पॉलिटिकल एरा है उसमें जमीन जमीन आसमान का फर्क होगा। अब जब उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा तो लाजमी बात है कि कुछ ऐसे रूल्स या कुछ ऐसी चीजें उनकी रह गई होंगी या उनको पूरी करनी पड़ेंगी और उनको देखना पड़ेगा कि कौन से रूल हमें ऑल्टर करने चाहिए, कौन से रूल या लॉज हमें एड ऑन करने चाहिए इस कमीशन में, कौन से रूल, वो लाजमी बात है उस चीज को रिवाइज करने के लिए इंटरनेशनल लॉ कमीशन को ये कांग्रेस ऑफ वियना थमा दिया गया कि भाई अब आप इसको देखेंगे और ये आपकी निगरानी में बनेगा। अच्छा जी, उन्होंने जो इंटरनेशनल लॉ कमीशन था उन्होंने इस पे एक ड्राफ्ट बनाया जिसमें 53 आर्टिकल्स थे टोटल और उन 53 आर्टिकल्स में डिटेल में ये डिप्लोमेटिक एजेंट्स की जो इम्यूनिटीज राइट्स प्रिविलेजेस हैं उनको डिस्क्राइब किया गया, जिसको हम आज किस नाम से जानते हैं, कोई बता सकता है? Anyone of you can tell me the name? अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ कि उसका नाम था वियना कन्वेंशन। पहले जो बना था वो कांग्रेस ऑफ वियना था, उसके बाद वियना कन्वेंशन बना जिसमें आर्टिकल में टोटल वो जो ड्राफ्ट था वो जनरल असेंबली यूएन जनरल असेंबली को सबमिट करवाया गया। कब करवाया गया? 1961 में। 1961 में वो जनरल असेंबली को सबमिट करवाया गया और उसका नाम हुआ कन्वेंशन ऑफ वियना कन्वेंशन। ठीक है, और वियना कन्वेंशन में जो आर्टिकल्स थे वो टोटल 53 आर्टिकल्स थे जो इस बात की तरजीह कर रहे थे या इस बात को डिटेल में बता रहे थे कि डिप्लोमेट्स को क्या इम्यूनिटीज और क्या प्रिविलेजेस हासिल हैं, उनके सर्टेन हुकूक है जो कि रिसीविंग कंट्री, जो कि एक कंट्री जिसका वो है होम कंट्री, सेंडिंग कंट्री, जैसे पाकिस्तान हमने सेंड किया अपना डिप्लोमेट इसराइल में, ठीक है, और इसराइल ने सेंड किया अपना डिप्लोमेट कहाँ पे? पाकिस्तान में। तो जो डिप्लोमेट्स हैं, अब लेट्स सपोज चलिए इसराइल की एग्जांपल छोड़ते हैं, कुवैत में हमारा एक डिप्लोमेट गया और वहाँ से यहाँ पे एक डिप्लोमेट आया, तो जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट वहाँ गया तो हम उसकी सेंडिंग कंट्री हो गए और कुवैत उसका रिसीविंग कंट्री हो गया। वो होस्ट कंट्री है और हम होम कंट्री हैं। इसी तरीके से अगर कुवैत का कोई भी डिप्लोमेट इधर आता है, ठीक है, तो हम उसके होस्ट कंट्री हो जाएंगे और जो जहाँ से वो आया है वो उसका होम या सेंडिंग कंट्री हो जाएगा। इन छोटी छोटी टर्म्स में आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसके अलावा कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा जी ठीक है। अब आर्टिकल बन गया और उसमें 53 आर्टिकल्स आ गए जिसमें उन्होंने सर्टेन इम्यूनिटीज हमें डिफाइन कर दी। अच्छा जी, furthermore classifications of diplomat agents, डिप्लोमेट एजेंट की ये आप लोग हेडिंग डाल लें, हेडिंग वाइज लिखें ताकि आप लोगों को चीजें समझ आए। क्लासिफिकेशन ऑफ डिप्लोमेट एजेंट, डिप्लोमेट जो एजेंट होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन कर दी और उनको 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। अच्छा जी, 3 क्लासेस में क्या डिवाइड किया? According to Article 14 of the Vienna Convention, diplomatic agents may be classified as under, according to Vienna Convention जो कि बना किसके अंदर? इंटरनेशनल लॉ कमीशन के, और उन्होंने बताया कि डिप्लोमेट की 3 जो डिप्लोमेटिक एजेंट्स होते हैं उनकी 3 क्लासिफिकेशन है, 3 तरह के डिप्लोमेटिक एजेंट्स होते हैं या 3 तरह के लोग उस पूरे मिशन में काम कर रहे होते हैं। पहला कौन होता है? एम्बेसडर। एम्बेसडर, अब आपको कोई भी आप में से मुझे बता सकता है कि एम्बेसडर की नेचर ऑफ जॉब क्या होती है? एनी वन ऑफ यू अपना माइक आप अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं जिसको भी आता है।
जो लेस इम्पोर्टेंट इवेंट्स के लिए या डिसीजन मेकिंग के लिए डिस्पैच किए जाते थे मैं बिल्कुल, लेकिन एम्बेसडर्स की डिस्पैच देखें, सिर्फ एम्बेसडर्स डिस्पैच नहीं होते, उनके साथ बहुत सारे लोग और भी जाते हैं। रिपोर्टिंग के लिए रिपोर्टिंग उसका एक फंक्शन है। मैम किसी चीज को रिप्रेजेंट करना। एम्बेसडर डिप्लोमेटिक मिशन होता है या कोई भी, वो हेड ऑफ द मिशन होता है, ठीक है, हेड ऑफ द मिशन कहलाता है। एम्बेसडर सबसे बड़ा हेड होता है। आप अगर किसी भी एम्बेसी में जाते हैं तो उसका एक एम्बेसडर होता है, और एम्बेसडर को क्या कहलाता है, हेड ऑफ द स्टेट कहलाता है या हेड ऑफ द मिशन कहलाता है, ठीक है। वो हेड पोजीशन पे होता है, जो अथॉरिटेटिव डिसीजन होते हैं वो उसके हाथ में होते हैं, और उसके अंडर सर्टेन एजेंट्स या सर्टेन क्लासिफाइड डिप्लोमेटिक एजेंट्स उसके अंदर काम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब हमें वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 14 में बताया कि 3 तरह के होते हैं। एक एम्बेसडर हो गया, जो कि हमें पता चल गया कि जो हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम हेड ऑफ द स्टेट भी कहते हैं। एम्बेसी में जो सबसे बड़ा हेड होता है उसी को एम्बेसडर कहा जाता है, ठीक है। अब हम अगर आगे बात करें इसके कि इसके आगे कौन होते हैं, उसके बाद होते हैं मिनिस्टर्स आते हैं। अच्छा जी, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अदर डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स होते हैं, जो कि दूसरे कंट्रीज में भेजे जाते हैं। और वो क्यों भेजे जाते हैं, उन वो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते स्टेट के, ठीक है। जिस तरीके से एम्बेसडर होता है ना, कि वो पर्सनली अपने स्टेट को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इस तरीके से जो मिनिस्टर्स जाते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स आपने देखा होगा कि वहाँ जाते हैं दूसरे दूसरे कंट्रीज में, वो पर्सनली रिप्रेजेंट नहीं करते, ना तो वो हेड ऑफ द स्टेट कहलाते हैं, और वो एज कंपेयर टू एम्बेसडर इतने ऑनरेबल नहीं होते। जितना एम्बेसडर को ऑनर मिलता है, जितनी रिस्पेक्ट मिलती है, जितना क्रेडिट मिलता है, उतना उनको मिनिस्टर्स को नहीं मिलता, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं जो कि अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात आपको बोलना चाहूँगी, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो मिनिस्टर और एम्बेसडर होते हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, ऑलमोस्ट। लेकिन एम्बेसडर का काम होता है कि वो परमानेंटली वहाँ पे होता है और अपनी स्टेट के इंटरेस्ट को प्रिजर्व भी कर रहा होता है, और अपने स्टेट को रिप्रेजेंट भी कर रहा होता है। लेकिन जो मिनिस्टर्स होते हैं वो पर्सनली वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, और उनको जो तरजीह होती है वो तरजीह उनको एम्बेसडर से थोड़ी सी कम ही हमेशा हासिल होती है, लेकिन इनका जो रोल है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। बट दे आर नॉट कॉल्ड एज अ हेड ऑफ द मिशन और हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। वो हमेशा एम्बेसडर ही होगा। उसके बाद आते हैं चार्ज दी अफेयर्स। इस कैटेगरी में कौन लोग होते हैं, ये वो ऑफिशियल्स होते हैं जो कि फॉरेन स्टेट में फॉरेन ऑफिसेज में भेजे जाते हैं, और ये लेस इम्पॉर्टेंट है एज कंपेयर टू मिनिस्टर्स एंड एम्बेसडर। ये उनसे ज़्यादा कम तर तरजीह है, मतलब लेस इम्पॉर्टेंट है अगर हम कंपेयर करें मिनिस्टर और एम्बेसडर की कैटेगरीज में। आप लोग परेशान नहीं होइएगा अगर आप लोगों को, क्योंकि मैं आप लोगों को पीपीटी प्रोवाइड कर दूंगी, उसमें सारी एक एक डेफिनेशन लिखी हुई होगी, तो आपको मजीद क्लैरिफाई होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल छोटा छोटा सा फर्क है, वो समझने की आप कोशिश करें। पहले हमने बात की एम्बेसडर की, हमें पता चल गया वो क्या है। फिर हमने बात की मिनिस्टर्स की, हमें पता चल गया कि वो लेस इम्पॉर्टेंट है इसके एम्बेसडर के। अब हमने बात की चार्ज दी अफेयर्स, इसमें वो सारे ऑफिसर्स आते हैं जो कि उस मिशन पे और फॉरेन ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन ये लेस इम्पॉर्टेंट होते हैं एज कम्पेयर टू एम्बेसडर्स एंड मिनिस्टर्स। अच्छा जी, ये जो टाइटल ऑनर का जो टाइटल होता है वो एम्बेसडर और मिनिस्टर्स के लिए तो अवेलेबल है, लेकिन ये उस ऑनर को या फिर उस टाइटलमेंट को एंजॉय नहीं करते, ये सिर्फ एज अ एम्प्लॉय होता है, ठीक है।
अच्छा जी, दे मे आइदर बी अपॉइंटेड परमानेंटली और टेम्पररीली, बट दे आर अपॉइंटेड टेम्पररीली। यूजुअली क्या होता है कि ज़्यादातर ये परमानेंटली भी अपॉइंट किए जाते हैं और टेम्परेरीली भी, कम वक्त के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए भी और लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए भी। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि इन ऑफिशियल्स को कम वक्त के लिए ही टेम्परेरीली बेसिस पे अपॉइंट किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कोई क्वेश्चन? मिस ये जो लास्ट वाला आपने बताया है कि एक बार फिर क्लियर कर देंगी आप? ये चार्ज दी अफेयर्स जो होता है, इनमें वो सारे ऑफिसर्स आ जाते हैं जो कि फॉरेन ऑफिसेज में या फॉरेन स्टेट्स में काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये लेस इम्पोर्टेंट होते हैं एज कंपेयर टू एम्बेसडर और मिनिस्टर्स। अब देखिए, एम्बेसडर और मिनिस्टर जो होते हैं ना, उनको सर्टेन किस्म का ऑनर मिलता है, एक एंटाइटलमेंट मिलती है कि वो मिनिस्टर है, वो एम्बेसडर है, आपको एक ऑनर फील होता है ना, आपको एक पोजीशन मिलती है। इस तरीके से जो चार्ज दी अफेयर्स में जो ऑफिशियल्स होते हैं, उनको इस किस्म का कोई ऑनर या इस किस्म की कोई पोजीशन हासिल नहीं होती। वो नॉर्मल एम्प्लॉयर्स की तरह काम करते हैं और कभी उनको परमानेंटली हायर किया जाता है और कभी उनको फॉर सर्टेन टाइम पीरियड के लिए हायर किया जाता है। ठीक है? ओके मिस, थैंक यू। ओके, हम आगे चलते हैं। फंक्शंस ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट। अच्छा जी, फंक्शंस हम पहले ही बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो इस पे हम अपना मजीद टाइम नहीं ज़ाया करेंगे। मैं आप लोगों को सर्टेनली बता देती हूँ कि क्या फंक्शंस थे। पहला फंक्शन था रिप्रेजेंटेशन, कि वो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा स्टेट? जो कि उसका होम स्टेट होता है, उसको वो होस्ट स्टेट में रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद प्रोटेक्शन आ जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। जो एक डिप्लोमेट होता है या जो एक डिप्लोमेटिक एजेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने स्टेट के इंटरेस्ट को, अपने स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट को, अपने स्टेट की इमेज को प्रोटेक्ट करते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी और दोस्त स्टेट में भी। ठीक है? डिप्लोमेट सेंड करने का जो एक मेन मकसद होता है कि डिप्लोमेट क्यों एक दूसरे की कंट्रीज में सेंड किए जाते हैं, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट मौजूद होते हैं हमारी स्ट्रक्चर में, उनको हल किया जा सके और जो दो स्टेट्स हैं उनके दरमियान अच्छे रिलेशन या फ्रेंडली रिलेशन कायम हो सके। ताकि जितना हमारा एक स्टेट से फ्रेंडली रिलेशन होगा या अच्छा रिलेशन होगा, तो हमारी उतनी ही कम और उतनी ही अ, अ, नुकसान कम होगा और उससे हमें फायदा ज़्यादा होगा, हमें भी और जो होस्ट कंट्री है उसको भी। ठीक है? उसके बाद आता है नेगोशिएशन। यू ऑल नो वेरी वेल कि नेगोशिएशन क्या होता है। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। एक डिप्लोमेट के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसमें आर्ट ऑफ नेगोशिएशन या आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन या नेगोशिएशन नहीं होगा, तो वो अपने बात ठीक तरीके से आगे परस्यू कर ही नहीं पाएगा, वो अपनी बात ठीक तरीके से किसी को बता ही नहीं पाएगा और समझा ही नहीं पाएगा। ठीक है? उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन या रिपोर्टिंग। अब इसमें क्या होता है, रिपोर्टिंग और ऑब्जर्वेशन इज द सेम थिंग, आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। बार बार इसको ऑब्जर्वेशन लिखा जाता है और बार बार इसको रिपोर्टिंग कहा जाता है, क्योंकि डिप्लोमेट एजेंट कुछ ऑब्जर्व करेगा तभी तो वो रिपोर्ट कर पाएगा अपने स्टेट को कि यहाँ पे ये मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, ये मूवमेंट हमारे स्टेट के लिए अच्छी नहीं है, या फिर अब ये लोग जो पॉलिटिकल बेस पे जो जिस भी कंट्री में वो डिप्लोमेटिक एजेंट है, वहाँ पे कोई ऐसी सर्टेन पॉलिटिकल इश्यूज क्रिएट हो गए हैं, तो वो फौरी तौर पे अपने स्टेट को इन्फॉर्म करेगा कि यहाँ पे ये अनसर्टेनिटी आ चुकी है और हमें इस तरीके से अब इसको सल्यूट करना है या इस तरीके से हमें इसको संभालना है। हमें कोई इस तरीके का, मतलब वो पहले ही बता देगा कि आप ये एक्शन हम नहीं ले सकते इन सिचुएशन में। ठीक है? तो वो इस चीज को ऑब्जर्व करता है और अपने ऑब्जर्व करने के बाद वो अपने स्टेट को रिपोर्ट करता है। ठीक है? उसके बाद उसका एक फंक्शन ये है कि प्रमोशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन बूम
सेंडिंग स्टेट और रिसीविंग स्टेट के दरमियान फ्रेंडली रिलेशन कायम करने की कोशिश करता है। और उसका एक और ये फंक्शन होता है कि वो अच्छे दोनों मुल्कों के दरमियान अच्छे सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिकल रिलेशन कायम कर सके। ठीक है, उसके बाद एक आखिरी है जो कि हमने नहीं पढ़ा था, वो फंक्शन था काउंसलर फंक्शन। अच्छा जी, मैंने आपको ये बताया था, बाबर आप बता सकते हैं कि काउंसलर और एम्बेसडर में क्या फर्क होता है? एक एम्बेसी होती है और एक काउंसलेट होती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्बेसी एंड काउंसलेट? बाबर, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपना माइक। मैम एक्चुअली उनका नेट ठीक नहीं चल रहा है और आपकी आवाज़ उनके पास बहुत कट कट कर जा रही है। अच्छा, हाँ वो उनका काफी देर बाद हुआ था। अच्छा चलिए ठीक है, आप में से कोई बता सकता है यमुना उनैजा के एम्बेसी में और काउंसलेट में क्या फर्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्बेसी एंड काउंसलेट? मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को पहले जब मैंने आप लोगों को फंक्शंस पढ़ाए हैं। उनैजा, इस काउंसलर में ये होता होगा ना कि जो भी अगर किसी एम्बेसडर में तो वो लोग यानी किसी और कंट्री के जो होते हैं स्टेट के वो किसी दूसरे कंट्री में उन लोगों को यानी गाइड वगैरह सब कुछ कर रहे होता है नहीं कि गाइड मतलब यानी वो एक तरीके से यानी अपने कंट्री की अच्छी बातें जो सब वो होती हैं वो बता रहे होते हैं। कि एम्बेसी और जो काउंसलेट होती है उसमें क्या फर्क है? एक एम्बेसी होती है ना, आपने सुना है कि आपके मुल्क में एम्बेसी है, और बार बार आपने सुना होगा रशियन काउंसलेट, सऊदी काउंसलेट, यूएस काउंसलेट। तो काउंसलेट और एम्बेसी में क्या फर्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? मिस एम्बेसी जो है वो आपके कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए होती है, और जो कॉन्सुलेट्स हैं वो जो आपके वीजा, पासपोर्ट्स, बर्थ, ये आई थिंक इसके लिए। बात ठीक है, लेकिन एक मेजर जो आप लोग भूल रहे हैं वो ये है कि एम्बेसी जो होती है वो हमेशा कैपिटल में मौजूद होती है। किसी भी स्टेट का कैपिटल होता है ना, वहाँ पे एम्बेसी मौजूद होती है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं सपोज इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद में बहुत बड़ी बड़ी एम्बेसीज हैं, लेकिन उसी एम्बेसीज की ब्रांचेस भी हैं। कराची में रशियन काउंसुलेट है, सऊदी काउंसुलेट है। तो उसको काउंसुलेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो उसकी ब्रांच है, वो मेन ऑफिस नहीं है, वो उसका ब्रांच ऑफिस है। तो काउंसुलेट और एम्बेसी में ये भी फर्क है। एम्बेसी वो होती है जहाँ पे एम्बेसडर बैठता है। ठीक है, वो आपकी सिटी के कैपिटल स्टेट में अक्सर अक्सर औकात ऐसा होता है, विद एक्सेप्शंस, बार बार ऐसा भी होता है कि मे बी कोई एम्बेसी आपको कराची में भी मिल जाए, वो वहाँ ना हो, लेकिन अक्सर अक्सर ऐसा ही होता है कि आपकी कैपिटल स्टेट सिटी जो होता है वहीं पे ही सारी एम्बेसीज होती है, और बाकी जो भी ब्रांचेस होती है उनको हम काउंसलेट कहते हैं। जो काउंसलर्स होते हैं वो काउंसलेट में काम करते हैं, उनको हम काउंसलर्स कहते हैं। काउंसलर्स का जो फंक्शन होता है, वो फंक्शन जो वियना कन्वेंशन ने हमें बताया है वो क्या है? काउंसलर का फंक्शन ये है कि वो टाइम टू टाइम इन मैटर्स में डील करता है, जैसे बर्थ, डेथ, मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ होम स्टेट। जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, अब ओवरसीज पाकिस्तानी जो होंगे अगर फ्रांस में है या कनाडा में है और उनको कोई भी मैरिज सर्टिफिकेट अपना बनाना होगा, कोई बर्थ सर्टिफिकेट किसी का बनवाना होगा, कोई बर्थ सर्टिफिकेट किसी का बनवाना होगा, तो वो क्या करेगा? वो पाकिस्तानी एम्बेसी के पास जाएगा। सही है, और फिर जो काउंसलर उनका जो काउंसलेट होगा, काउंसलेट ऑफिस होगा, वो ये सारे काम करके उनको भेज देगा। इशुएंस ऑफ पासपोर्ट, ये भी एम्बेसी में जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के जो लोग होते हैं, अब ये काम एम्बेसडर बैठ के तो नहीं करेगा ना कि आपको अगर आपके पासपोर्ट का कोई इशू है आप उठ के एम्बेसडर के पास चले जाएं कि भाई जी हमारे ये मसला आप हल करें। ये सारे फंक्शंस किसको दे दिए गए? काउंसलर्स को दे दिए गए, जो एम्बेसडर से नीचे होते हैं, जिनको हम चार्ज दी अफेयर्स भी बोलते हैं। वो ऑफिशियल्स जो कि सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल कामों को हैंडल करते हैं। ठीक है,
वो ये सारे फंक्शंस उनके होते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? हम आगे चले, यहाँ पे हमारा फंक्शंस भी खत्म हो गया। इज दैट क्लियर टू एनीवन? बस मतलब यानी एम्बेसडर के बाद जो यानी बाकी काम होते हैं वो काउंसलर आके वो काउंसलर ये करता जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, कि किसी की है। जी बर्थ सर्टिफिकेट बना देना, किसी का मैरिज रजिस्ट्रेशन बनाना, वो लोग जो कि उस स्टेट के होम स्टेट के होने चाहिए। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो कनाडा में है, उनको कोई भी काम होगा ना अपने पासपोर्ट से रिलेटेड, अपने सर्टिफिकेट से रिलेटेड, वो काउंसलर के पास जाएंगे। एम्बेसी में ये जो डिपार्टमेंट है काउंसलर का, वो ये सारी चीजें देखेगा। एम्बेसडर तो नहीं देखेगा ना। एम्बेसडर तो ये काम देखेगा कि स्टेट के इंटरेस्ट को किस तरीके से प्रिजर्व किया जाए, या स्टेट के मामला को किस तरीके से सुलझाया जाए। ये जो छोटे छोटे मसले मसाइल हैं, इनके लिए काउंसलर हमें बता दिए गए। अच्छा जी, 1963 में जैसे वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन पे बना 1961 में, इसी तरीके से 1963 में वियना कन्वेंशन ऑन काउंसलर रिलेशन भी बना था, बट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और उसको हम पढ़ते नहीं हैं। सही है कि वो पूछा भी नहीं जाता, वो बहुत ही उसमें उस सर्टेन काउंसलर्स के वो इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल लॉ के स्टूडेंट के लिए, आपके लिए नहीं है। लेकिन मैं फॉर योर जनरल नॉलेज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि उसमें जिस तरीके से डिप्लोमेटिक एजेंट्स के डिफाइंड हैं, सर्टेन राइट्स, प्रिविलेजेस, फंक्शंस, इसी तरीके से उसमें जो काउंसलर रिलेशन है, वियना कन्वेंशन ऑन काउंसलर रिलेशन, उसमें जो काउंसलर्स होते हैं उनके राइट्स, रेगुलेशंस, रूल्स, वो सब डिफाइंड होते हैं। ठीक है, बट वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि सर्टेन इम्यूनिटीज और सर्टेन बेसिक प्रिविलेजेस दिए गए डिप्लोमेट्स को, लेकिन वो इम्यूनिटीज और प्रिविलेजेस किस बिना पे दिए गए? देखिए, कोई भी एक फिनोमेना होता है तो वो फिनोमेना डिस्क्राइब होता है किसी थ्योरी से। तो इसके पीछे भी 3 किस्म की थियरीज हैं। ठीक है, आप चाहें तो अभी उसका नाम लिख लें, अगर आप नहीं चाहते तो आपको पीपीटी में मिल जाएगा। सही है। पहली थियरी क्या है? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल थियरी। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल थियरी। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल थियरी को फिक्शनल थियरी भी कहा जाता है। फिक्शनल का मतलब आप लोगों को पता होगा कि फिक्शनल क्या है। फैसल, आपने हमें काफ़ी देर बाद ज्वाइन किया है, तो मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो डिप्लोमेटिक फंक्शंस, इम्यूनिटीज और प्रिविलेजेस हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया है, क्लासिफिकेशन कवर कर ली है, और फंक्शंस ऑफ डिप्लोमेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि जो इम्यूनिटीज और प्रिविलेजेस डिप्लोमेट्स को दिए गए, वो दिए क्यों गए या किन बेसिस पे उनको डिस्क्राइब किया गया। जिसमें पहली थ्योरी का मैंने नाम लिया जो कि फिक्शनल थ्योरी जिसको कहा जाता है, और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल थ्योरी भी कहा जाता है। कि फिक्शनल का मतलब किसी को पता है क्या है?